सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन लायन रोवर किसने शुरू किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो अभी आपको पता ही है ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है और वैसे इसके बारे में आपने हर जगह पढ़ा होगा। तो एक छोटी सी कोशिश मैं भी करता हूँ बिल्कुल आसान और सिंपल शब्दों में आपको पूरी बात समझाने की। देखो, अगर मैं शुरुआत से इसको शुरू करूं तो मैं आपको यही बताऊंगा कि शुरुआत में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रेजा का शासन था, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह का जो शासन है वो खत्म हो गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। और इस क्रांति का उद्देश्य था पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के हस्तक्षेप को खत्म करना और शरिया कानून लागू करना और धार्मिक शासन स्थापित करना। और ईरान इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन कब्जा करने वाले देश के तौर पर देखने लगा। तब से मतलब इनके रिश्ते बिगड़ने लगे। फिर छोटी मोटी अनबन इनके बीच में चलने लगी और 2010 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था और कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है जो कि इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। वैसे 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ही अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था और तब से इनके बीच में लड़ाइयां होती आ रही है। और अभी एक बार फिर से इजराइल के साथ अभी अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल ने जो हमला किया उसको नाम दिया ऑपरेशन लायन रॉर, शेर की दहाड़। और अमेरिका ने जो हमला किया उसे नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और अमेरिका के इसी हमले में ईरान के अभी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई मारे गए। और उनके मारे जाने के बाद मतलब जो सुप्रीम लीडर का जो पद होता है वो खाली नहीं रह सकता, तो एक अंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिए गए। उनका नाम है अयातुल्ला अली रेजा अराफी। और फिर ईरान ने कहा कि इन्होंने हम पे हमला किया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बदला जरूर लेंगे। और ईरान ने भी एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, उसको नाम दिया ऑपरेशन फतह ए खैबर। और ईरान ने मिडल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं, जहां जहां पे अमेरिका के सैन्य बेस हैं, जहां जहां पर एम्बेसीज हैं, वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। अब ईरान एक बार मैं आपको ले चलता हूँ। ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल तेहरान हो गई, करेंसी है ईरानी रियाल। चाबहार बंदरगाह जिसे भारत ने बनाया वो आपको ईरान में मिलेगा। और यहाँ पे एक शाहिद बेहस्ती पोर्ट है, उसको भारत ने लीज पे ले लिया है। यहीं पे दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर मरुस्थल आपको मिलेगा। कुछ समय पहले ईरान में जो सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन चल रहा था तो वहां से भारतीयों को हमने निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा कोल्ली हिल्स। तो अभी तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में स्थित अरियूर शोला वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है। अच्छा, डार्क स्काई पार्क या डार्क स्काई रिजर्व से आप क्या समझते हैं? तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन से मुक्त होता है। मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स वहां पे ना के बराबर होती है, जिससे तारों से भरा आकाश साफ दिखाई देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया था, तो आंसर होगा लद्दाख में, लद्दाख के हानले में। इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। अगर पूछेंगे देश की पहली नाइट सफारी कहां पर शुरू होगी? लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना था पेंच टाइगर रिजर्व। और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये बना है लद्दाख में, लद्दाख के हानले में। उसके अलावा देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां पे लॉन्च किया गया था? चेन्नई में। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम है। डेनमार्क ने नाइट क्रॉस अवार्ड से किसे सम्मानित किया? विजय शंकर को, पिछले साल की बात है। पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रूपनगर जिले में है। और एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी ये बनेगा हरियाणा में अरावली के पहाड़ों पे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। और प्रश्न हमारा क्या था? तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहां पर स्थापित किया गया? कोल्ली हिल्स में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा चलो, तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु आपको लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई होगी, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो गया। पक्षी एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री। पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे,
कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है, बड़ा फेमस है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देख लो, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तरई महोत्सव हो गया, हेताई अम्मान महोत्सव हो गया। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? चेन्नई में। पीएम मोदी ने तूतीकोरिन एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है वहां से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं बैठक का आयोजन किया था। वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है विनफास्ट, ये भारत में अपना पहला प्लांट कहां पर शुरू करेगी? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना यहां पर शुरू होती है। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बाद। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ऑलिव रेडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स स्थापित की। तमिलनाडु का पहला शहर जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया वो है चेन्नई। उसके अलावा याद रखना भी डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य ये तमिलनाडु ही है। और आपको याद होगा भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है 2025 का वो दिया गया था सुप्रिया साहू को, जो कि तमिलनाडु सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। और नासा का इंटरनेशनल स्पेस एप चैलेंज 2025 जो हुआ था उसमें भारत से चेन्नई की एक टीम है फोटोनिक्स ओडिसी, उसने मोस्ट इंस्पिरेशनल का अवार्ड जीता था। उसके अलावा साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट ये हुआ था कोयम्बटूर तमिलनाडु में, जिसका उद्घाटन खुद मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो तमिलनाडु से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत स्टील 2026 समिट यह भी 16 और 17 अप्रैल को होगा। कहां पर? नई दिल्ली में। तो ये इस्पात यानी कि स्टील के भविष्य को आकार देने वाले नीति व्यापार संवाद के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा ये समिट। अब स्टील से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं। एक याद रखना, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? विशाखापत्तनम में है। देश की पहली स्टील सड़क बनी थी सूरत में। स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं जमशेद जे ईरानी। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर ये बनाया गया। कहां पर? जिंदल स्टील प्लांट हिसार में। रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट टाटा स्टील बना जो जमशेदपुर में है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीन जिंदल बने और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे टीवी नरेंद्रन, दूसरे भारतीय हैं इस पद पर आने वाले। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1967 में और उसका मुख्यालय है ब्रुसेल, बेल्जियम में। कुछ और प्रश्न देखो। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा? तो 500 मिलियन टन। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहां पर शुरू की? उड़ीसा के कलिंगनगर में। और टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन सी बन गई? JSW स्टील। और जो चीन है, और चीन के बाद भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी आज हमने क्या पढ़ा कि भारत स्टील 2026 का जो समिट है, शिखर सम्मेलन है, वो कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा वन्य जीवों, पौधों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित एक दिवस है। थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। वैसे 3 मार्च को एक और दिवस होता है, विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे। इसकी क्या थीम है? समुदायों से कक्षाओं तक सभी बच्चों के लिए श्रवण देखभाल। आपको याद है भी 1 मार्च को भी हमने 3 दिवस मनाए थे। कौन कौन से? एक तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखने हैं। और आज 3 मार्च को ये 2 दिवस हमने पढ़े, ये भी ध्यान रखने हैं। आगे जब भी डे वाले प्रश्न आएंगे मैं बार बार आपको ये डेज रिवाइज कराऊंगा, तो मेरे साथ बोलते चलोगे तो महीने के एंड तक सारे डेज आपको याद हो चुके होंगे। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम किस देश की बन गई है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए अभी नामित किया गया है।
और इस तरह से ये किसी भी देश की पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है जिसे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो वो भारत की महिला क्रिकेट टीम है। आपको याद दिलाऊं, पिछले साल 2025 में भारत और श्रीलंका में जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसे भारत ने जीता था, पहली बार भारत ने जीता था। यहाँ पे भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक भारत ने कितनी बार ये लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है ये जीता है। तो अभी एक तो पिछली बार 2025 में भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है हमारे एच.एस. प्रणय, उन्होंने लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो जीता था। ये अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। उससे पहले 2020 में सचिन तेंदुलकर ने 2011 विश्व कप जीत के बाद अपनी यादों के लिए लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट का जो अवार्ड है वो जीता था। और वैसे इससे पहले भी एक बार 2004 में लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड ये मिल चुका है, लेकिन वो संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दिया गया था। ठीक है, तो इतनी बार भारत इसे जीत चुका है और अभी हमारी महिला क्रिकेट टीम को इसके लिए नॉमिनेट किया गया। इस तरह से दुनिया में ये पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, वो भारत की महिला क्रिकेट टीम है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर अवार्ड मिल जाता है तब तो यूँ समझ लेना कि एग्जाम में 100% छपेगा। छप तो अभी भी सकता है, क्योंकि अभी भी एक तरह का अचीवमेंट ही है ये। नॉमिनेट होना ही एक अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया में पहली बार हो रहा है एक महिला क्रिकेट टीम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूएस बेस्ड सेपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 की स्टडी में या रिपोर्ट में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा 60वां स्थान। तो अमेरिका स्थित सेपियन लैब्स ने ये ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट विश्व स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के गिरते स्तर को उजागर करती है। मतलब ये रिपोर्ट बताती है कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग, जंक फूड और पारिवारिक बंधनों में कमी के कारण युवाओं, और युवा इन्होंने कहा है 18 से लेकर 34 वर्ष के आयु के जो लोग हैं, तो इन युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य बहुत कम है, जबकि 55 प्लस उम्र वाले लोग अधिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और इस हिसाब से भारत को इन्होंने 60वें स्थान पर रखा है 84 देशों की इस सूची में। कहने का मतलब है कि 18 से लेके 34 साल के भारतीय युवाओं का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका स्कोर बहुत निराशाजनक रहा है। और वैसे इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें कम उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल मानसिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण इन्होंने बताया है। और ये ऑब्वियसली सही बात भी है, ये हम भी देख पा रहे हैं आजकल हर घर में। आपके घर में जरूर, आपके घर में बच्चे नहीं है मान लो छोटे, तो परिवार में छोटे बच्चे तो हर किसी के घर में होंगे, परिवार में होंगे, आपके घर में नहीं होंगे तो। लेकिन आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल चाहिए। मोबाइल का बहुत बड़ा दीवाना हो जाता है बच्चा। वो अच्छे से मम्मा पापा बोलना नहीं सीखेगा, सुसु पोटी बोलना नहीं सीखेगा, लेकिन मोबाइल चलाना आ जाएगा उसे। बाकी चलो कुछ और रैंकिंग्स, इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो एक हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, भारत की रैंक है 91 और टॉपर डेनमार्क रहा। मानव विकास सूचकांक, भारत की रैंक है 130, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 115, टॉपर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, टॉपर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत के रैंक है 71, टॉपर स्वीडन हो गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दूसरा भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी 8 मार्च 2026 से दूसरा भारतीय बाइसन फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य है भारतीय बाइसन, जिसे गौर कहते हैं, उसके संरक्षण, उनके निवास स्थान के विकास और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। भारतीय बाइसन की बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित मवेशी है
और IUCN के रेड डेटा लिस्ट में इसे संवेदनशील वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। तो ये दूसरा भारतीय बाइसन महोत्सव है, याद रखना। इसका आयोजन किया जाएगा दिब्रुगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उड़ीसा में है। अब कुछ और महोत्सव मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो एक न्योकुम युलो उत्सव हमने पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया नीशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल, 10 दिनों तक चलता ही है। वही पोंगल उत्सव तमिलनाडु में होता है जो 4 दिनों तक चलता है। और सरहुल फेस्टिवल ये मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो डेप्यूटी CM है पवन कल्याण, उन्होंने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए अभी प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया है। तो इस प्रोजेक्ट का, इस पहल का लक्ष्य है मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को कम करना, ग्रामीण समुदायों की रक्षा करना और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसमें मतलब वन क्षेत्रों से जो सटे हुए, लगे हुए, उससे जुड़े हुए जो गांव हैं, वहां पे AI आधारित चेतावनी प्रणाली, अलर्ट सिस्टम स्थापित किया जाएगा, ताकि जब भी गांव के आसपास जानवरों की हलचल होगी तो पहले से पता चल जाएगा। अब ये हनुमान प्रोजेक्ट मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा हो गई तेलुगु। यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल यहाँ पर है। और क्लासिकल डांस कौन सा है यहाँ का? कुचिपुड़ी है। उसके अलावा नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध हो गया कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध मिलेगा यहीं पर गोदावरी नदी पे, पुलिकट झील है यहाँ पे, कोल्लेरू झील भी आपको यहीं पर मिलेगी। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से तो आपको याद होगा दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 में हुआ था विशाखापत्तनम में। 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था विशाखापत्तनम में। और अभी 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन होगा विशाखापत्तनम में ही। पिछले साल पूरी उड़ीसा में हुआ था। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ जिसका नाम है, उसके लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना था? मुंबई और विशाखापत्तनम को। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम से एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति का तीसरा केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। और ये तीसरा केंद्र होगा यहाँ पर, तो इससे पहले 2 आपको मिलेंगे मुंबई और तेलंगाना में। ठीक है, तो इन सब कारण से आंध्र प्रदेश न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के 93 नंबर के भी शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा आरव डेंगला। तो आरव डेंगला का नाम याद रखना भी, ये भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। इससे पहले 92 नंबर के बने थे आर्यन वार्ष्णे। उससे पहले 91 नंबर के राहुल VS और 90 नंबर के बनी थी इलामर्थी AR। बाकी चेस की बात है तो हमारे जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो माइंड मास्टर है और पहली बार इन्हीं को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर D गुकेश हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो S विजय लक्ष्मी है। और ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो कोनेरू हम्पी है। ठीक है, इनको स्पेशली ध्यान में रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। बाकी वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को, और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पर खुली? भुवनेश्वर में। अभी जो याद रखना 2026 में 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। लास्ट टाइम 2024 में हुआ था। 45 नंबर का एडिशन हंगरी के बुडापेस्ट में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा था। बाकी आपको याद होगा अभी फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, भारत में हुआ था गोवा में, 11वां एडिशन। उसको जीता था जावोकिर सिंदारोव ने जो उज्बेकिस्तान से हैं। बाकी चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे है, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में और हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड है। प्रेसिडेंट है RKD डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किस स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण करने का निर्णय लिया गया, तो आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम। तो अभी वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है वहां पे रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण करने का निर्णय लिया गया है। तो प्रेस बॉक्स के नीचे स्थित लेवल 1 स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पर रखा जाएगा। ये सम्मान उनके प्लेयर के रूप में, कैप्टन, कोच और कमेंट्रेटर के रूप में जो उन्होंने योगदान दिया है, तो उसी के सम्मान में ये इनका नाम पे ये स्टैंड का नाम रखा जाएगा। आपको वैसे बता दूं इसी स्टेडियम में 3 गेट हैं, 3 मुख्य गेट हैं। उनके नाम 3 महान प्लेयर्स के नाम पर रखे गए हैं। जैसे गेट नंबर 3 दिलीप सरदेसाई के नाम पे है, गेट नंबर 5 डायना एडुलजी के नाम पे है और गेट नंबर 6 एकनाथ सोलकर के नाम पे है। और अब स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पर होगा। वानखेड़े स्टेडियम ये आपको मुंबई में मिलेगा। ये कब स्थापित हुआ था? 1974 में बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी ये थी आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और क्विज 2-3 दिन से डेली आपकी बन रही है, 3-4 दिन से बन रही है। किसी कारण से क्विज बीच में बन नहीं पा रही थी, लेकिन 3-4 दिनों से डेली बन रही है। और जो छूट भी गई थी वो भी लगभग मैंने कवर कर लिए। कुछ दिन और बचे होंगे छूटे हुए, वो भी एक आध दिन में मैं कवर कर लूंगा। बाकी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि कहां पर 2,51,446 पौधे लगाकर अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? वाराणसी में। फिर पूछा भारत ने माइक्रोन की सेमीकंडक्टर एटीएमपी सुविधा कहां स्थापित की, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया? तो गुजरात। और वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहले स्थान पे ग्रीस है। शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को। दिल्ली में महिलाओं की परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए अध्यक्ष बन गए हैं एलोइस ज्विंगी। अभी फरवरी में कितने चीते हम बोत्सवाना से लेकर के आए भारत में? 9। एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया फाइनली। कहां से हैं? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया? महाराष्ट्र। और गेल के CMD कौन बन गए? तो दीपक गुप्ता। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा अभी संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता किसने? सर्विसेज ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।